नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज हम देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए करंट अफेयर, जिसमें आज हम जनवरी 2022 के लिए राज्य व्यवस्था का करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है लोक अदालत। इसमें हम दो चीज़ देखेंगे। पहली कि लोक अदालत क्या है, दूसरा लोक अदालत के माध्यम से किन किन मामलों को सुलझाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात, लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है। मतलब लोक अदालत क्या है? एक वैकल्पिक मंच है जो विवादों को समझौतों के माध्यम से सुलझा देता है। ठीक है, तो ये किन किन विवादों को या वादों को समझौतों के माध्यम से लोक अदालत द्वारा सुलझाया जा सकता है? तो सभी प्रकार के सिविल वाद को और ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमें समझौता वर्जित है, सभी आपराधिक मामले भी लोक अदालतों द्वारा निपटाए जा सकते हैं। मतलब कि देखिए, इसमें दो चीज़। पहला, लोक अदालत एक वैकल्पिक मंच है जिसमें समझौते के माध्यम से विवादों को सुलझाया जाता है। और किन किन विवादों को सुलझाया जा सकता है? तो सभी प्रकार के सिविल विवाद, सिविल मामले और कुछ आपराधिक मामलों को छोड़कर सभी आपराधिक मामले भी, क्योंकि कुछ आपराधिक मामलों पर लोक अदालत द्वारा निपटारा किया जाना वर्जित किया गया है। ठीक, अगला TSR सुब्रमण्यम समिति। यह इस समिति का गठन जो है 2014 में किया गया था, अगस्त 2014 में, और इसका गठन किया गया था पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में सुझाव देने के लिए। तो अगस्त 2014 में इस समिति का गठन किया गया और पर्यावरण के संदर्भ में सुझाव देने के लिए ये समिति गठित की गई थी। अब हम देखते हैं कि इस समिति ने पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। तो समिति ने पहला सुझाव ये दिया है कि योग्य एवं कुशल मानव संसाधन की भर्ती के लिए एक अखिल भारतीय पर्यावरण सेवा का सुझाव दिया है। क्या दिया है? समिति ने कहा कि एक अखिल भारतीय पर्यावरण सेवा, पहला सुझाव कि एक अखिल भारतीय पर्यावरण सेवा का गठन किया जाए। दूसरा सुझाव, एक पर्यावरण कानून प्रबंधन अधिनियम पारित किया जाए। पहला सुझाव, अखिल भारतीय पर्यावरण सेवा का गठन किया जाए। दूसरा, पर्यावरण कानून प्रबंधन अधिनियम पारित किया जाए। ठीक है, और तीसरा सुझाव क्या है? तीसरा सुझाव है राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण जैसे पूर्णकालिक विशेषज्ञ निकायों की कल्पना की, यानी कि इनकी स्थापना की जानी चाहिए। क्या की जानी चाहिए? राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण NEMA और राज्य पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण SEMA जैसे पूर्णकालिक विशेषज्ञ निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। अगला सुझाव, पर्यावरण निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रैखिक परियोजनाओं, सड़क, रेलवे, ट्रांसमिशन लाइनों, बिजली व खनन परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जो रैखिक परियोजनाएं हैं, बिजली और खनन परियोजनाएं हैं तथा राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं हैं, उनको जल्दी से पूरा करने के लिए, उनका निपटारा जल्दी से करने के लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। और उन्होंने अगला क्या सुझाव दिया? उन्होंने कहा कि वायु अधिनियम और जल अधिनियम को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में समाहित किया जाए। वायु अधिनियम और जल अधिनियम को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत समाहित किया जाए। उन्होंने अगला सुझाव दिया कि पर्यावरण को हुए नुकसान के आधार पर प्रत्येक परियोजना के लिए पर्यावरण पुनर्निर्माण लागत का आकलन किया जाना चाहिए और इसे परियोजना की लागत में जोड़ा जाना चाहिए। मतलब अगर किसी परियोजना से जितना पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान के मौद्रिक मूल्य निकाल के उसे परियोजना की लागत में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए जो पर्यावरण के संदर्भ में अनुसंधान कार्य को संपन्न करे। तो ये थी TSR सुब्रमण्यम समिति, जो कि पर्यावरण पर गठित की गई थी 2014 में। हालांकि सरकार ने इसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। अभी हाल ही में इसकी रिपोर्ट आई है, सरकार ने इसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, वो अलग बात है। लेकिन इस समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण के लिए सुझाव देने के संदर्भ में किया गया था और 2014 में किया गया था। इन्होंने जो सुझाव दिया वो हम देख सकते हैं कि अखिल भारतीय सेवा के गठन की बात की, पर्यावरण कानून प्रबंधन अधिनियम की बात की,
राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण, साथ ही साथ कुछ परियोजनाओं को जल्दी से पूरा करने के लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया का सुझाव दिया और उन्होंने वायु अधिनियम और जल अधिनियम को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में समाहित करने की सिफारिश भी की। साथ ही साथ पर्यावरण के नुकसान को किसी परियोजना में के द्वारा पर्यावरण को हुए नुकसान को उस परियोजना की लागत में जोड़ने की बात कही और साथ ही साथ एक राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान की स्थापना का विचार रखा। तो ये पॉइंट आपको याद रखने चाहिए, ये प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं और मेंस में भी पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में आपसे सुझाव पूछ सकता है, तो इसे आप लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मल्टी एजेंसी सेंटर। ठीक है, मल्टी एजेंसी सेंटर ये क्या है? मल्टी एजेंसी सेंटर का गठन दिसंबर 2001 में कारगिल घुसपैठ के बाद कारगिल समीक्षा समिति के सुझाव पर किया गया था। सबसे पहली चीज, इसकी स्थापना कब की गई? 2001 में की गई। ठीक है, कारगिल घुसपैठ, जब कारगिल में घुसपैठ हुई थी उसी के बाद कारगिल समीक्षा समिति का गठन किया गया था और उसी समिति के सुझाव के आधार पर मल्टी एजेंसी सेंटर का गठन 2001 में, दिसंबर 2001 में किया गया था। तदनुसार उसके अनुसार मतलब किया क्या गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी को नई दिल्ली में एक मल्टी एजेंसी सेंटर बनाने के लिए अधिकृत किया गया। यानी कि ये आईबी को ये कार्य सौंपा गया कि नई दिल्ली में आईबी एक मल्टी एजेंसी सेंटर की स्थापना करे। स्पेशली ये मल्टी एजेंसी सेंटर में होता क्या है? देखिए, मल्टी एजेंसी सेंटर जो एमएसी है, ये विभिन्न संस्थाओं के बीच खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान केंद्र है। मतलब ये एक ऐसा केंद्र होगा जहां भारत की जितनी भी खुफिया संस्थाएं हैं, खुफिया सूचना वाली संस्थाएं हैं, वे आपस में खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होंगी? तो रॉ, सशस्त्र बल, राज्य पुलिस सहित 28 संगठन इस मंच का हिस्सा हैं और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां इस पर रियल टाइम इंटेलिजेंस इनपुट साझा करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के बस ये जानना है कि मल्टी एजेंसी सेंटर जो है, इसका गठन कारगिल मल्टी एजेंसी सेंटर गठन कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिश पर 2001 में, दिसंबर 2001 में किया गया था। आईबी के अधीन नई दिल्ली में एक मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया गया है और ये एक तरीके का एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न खुफिया एजेंसियां, रॉ, सशस्त्र बल, राज्य पुलिस सहित 28 संगठन इसमें अपनी खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। बस। अगला है समीपस्थ सुरक्षा। ये क्या है? तो समीपस्थ सुरक्षा, प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी को सड़क, रेल, विमान, जलयान, पैदल परिवहन के किसी अन्य साधनों द्वारा यात्रा के दौरान अत्यधिक निकट रहकर प्रदान की गई सुरक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब ये स्पेशली जो हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनकी सुरक्षा से संबंधित ये एक अवधारणा है, ये एक कॉन्सेप्ट, शब्दावली समझ सकते हैं कि समीपस्थ सुरक्षा से क्या तात्पर्य है कि उनके व्यक्ति के समीप क्या बोल सकते हैं कि सड़क, रेल, विमान, जलयान, यानी कि यात्रा के दौरान उनके समीप अत्यधिक निकट रहकर सुरक्षा प्रदान करना ही क्या है? समीपस्थ सुरक्षा है, जिसको अंग्रेजी में प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी कहते हैं। ये जरूरी है। अगला है स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षक। स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षक ये क्या है? आईईएम्स। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर, अनुवीक्षक को मॉनिटर कहते हैं, की नियुक्ति सार्वजनिक अनुबंधों के निष्पादन और किसी भी अनियमितता के संबंधी मुद्दों को देखने के लिए की जाती है। मतलब क्या है कि सीवीसी इसकी नियुक्ति करता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, किस लिए करता है? ताकि सार्वजनिक अनुबंधों के निष्पादन और की जांच कर सके और किसी भी अनियमितता के से संबंधित मुद्दों को भी देख सके। ठीक है, इसके बारे में और क्या है? तो आईईएम स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से दस्तावेजों की समीक्षा करते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सार्वजनिक अनुबंध के पक्षों ने सत्यनिष्ठा अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का पालन किया है या नहीं। कुल मिला के बस इतना समझो कि स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षक क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नियुक्त होते हैं, जिनका कार्य होता है कि सार्वजनिक अनुबंधों के निष्पादन की जांच करना और उसमें किसी भी अनियमितता को सामने लाना है, मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग को रिपोर्ट देना है। अब हम देखते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। अगला पॉइंट है हमारा टॉपिक,
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI। यह वर्ष 1995 में बर्लिन स्थित ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा सालाना प्रकाशित एक सूचकांक है जो देशों को सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के अनुसार विशेषज्ञ आकलन और सर्वेक्षण द्वारा रैंकिंग प्रदान करता है। क्या है कि ये एक समझ लीजिए, पहली बात तो ये 1995 से बर्लिन स्थित ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा सालाना प्रकाशित एक सूचकांक, यानी कि इसका प्रकाशन 1995 से हो रहा है। कौन कर रहा है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कर रहा है। कब करता है? हर साल करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बर्लिन में। ठीक है। ये किस आधार पर करता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है उसके आधार पर ये आकलन करके भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की रैंकिंग जारी करता है। जो 2021 की रैंकिंग जारी हुई है उसमें भारत 25वें स्थान पर है, जिसमें डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड प्रथम स्थान पर हैं, जो कि हमेशा रहते से हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये लोग प्रथम स्थान पे हैं। साथ ही साथ जो दक्षिणी सूडान वो बेचारा अंतिम स्थान पे है, 180वें स्थान पर। मतलब 180 देशों की सूची में दक्षिणी सूडान एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, और डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड में सबसे कम भ्रष्टाचार है। और भारत का स्थान 85 नंबर का है। अगला हम देखते हैं 2011 जनगणना। 2011 की जनगणना के बारे में कुछ तथ्य है, कुछ फैक्ट सामने आए हैं, उसको हम देख लेते हैं कि जनगणना 2021 है। जनगणना 2021 के पहले चरण में NPR को अपडेट करने के साथ साथ मकान सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य किया जाना है, जबकि जनगणना 2021 के दूसरा और मुख्य चरण जनसंख्या गणना का है। इसमें दो चीज़ याद रखना है। पहली चीज़ तो भाई जो 2021 की जनगणना है उसे दो चरणों में डिवाइड किया गया है, पहला चरण और दूसरा चरण। पहले चरण में क्या होगा? NPR को अपडेट किया जाएगा और मकान का सूचीकरण होगा, साथ ही साथ आवासों की जनगणना होगी। क्या होगा? NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट किया जाएगा, मकान सूचीकरण तैयार की जाएगी, आवास जनगणना किया जाएगा। और दूसरे चरण में जो कि मुख्य चरण है, इसमें जनसंख्या की गणना की जाएगी, यानी कि जनगणना की जाएगी। तो 2021 की जनगणना के कुछ तथ्य अब तक सामने आ चुके हैं, जिसको हम देखते हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जून 2021 में संकलित अंतिम आंकड़ों के अनुसार, किसके द्वारा? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जून 2021 तक संकलित अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में जिलों की संख्या 640 से बढ़कर 736 हो गई है। उप जिलों यानी कि तहसीलों की संख्या 5925 से बढ़कर 6754 हो गई है। शहरों की संख्या 4041 से बढ़कर 4657 हो गई है, जबकि गांवों की संख्या 6,40,934 से घटकर 6,39,083 हो गई है। मतलब ध्यान देने वाली एक बात यहाँ ये है कि ये जिले, उपजिले और शहर, ये जो हैं, ये जितने हैं जिले, उपजिले और शहर, इनमें अगर देखा जाए तो जनसंख्या में इनकी संख्या में जो है वो वृद्धि हुई है। इनकी संख्या में 2021 की जनगणना में इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। जिलों की संख्या बढ़ के 640 से 737 हो गई है। उपजिलों की संख्या 5925 से बढ़कर 6754 हो गई है। और वहीं शहरों की संख्या 4041 से बढ़कर 4657 हो गई है। लेकिन अगर देखें कि गाँवों की जो संख्या है उसमें गाँव की संख्या में कमी आई है। 6,40,934 से घटकर 6,39,083 हो गई है। यानी कि यहाँ याद रखना है कि गाँव की संख्या में कमी हुई है, जबकि अन्य चीज़ों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। एक और चीज़ है प्रवासी भारतीय दिवस। ये क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस पूरे देश में 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। बस इसमें इतना ही याद रखना है, यही याद रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1915 में इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है। अगला है
भारतीय ध्वज संहिता 2002, भारतीय ध्वज संहिता 2002। 2002 की ध्वज संहिता 3 भागों में विभाजित है। पहला, तिरंगे का एक समान वितरण। दूसरा, सार्वजनिक निजी संगठनों तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ध्वज के प्रदर्शन पर नियम। तीसरा, सरकार तथा सरकारी निकायों द्वारा ध्वज के प्रदर्शन पर नियम। मतलब देखिए, इसमें क्या है कि जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, तिरंगे का एक समान वितरण। दूसरा है सार्वजनिक एवं निजी संगठनों एवं शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ध्वज के प्रदर्शन पर नियम। और तीसरा है सरकारी और सरकारी निकायों द्वारा ध्वज के प्रदर्शन पर नियम। देखो, प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 द्वारा 71 में निर्धारित सीमा के अलावा सार्वजनिक और निजी निकायों और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है। साथ ही साथ तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब ये कहा गया है, किसमें कहा गया है, प्रतीक और नाम अधिनियम 1950, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। सॉरी, इसमें यह कहा गया है कि भाई कुछ निर्धारित सीमा है, उसके अलावा सार्वजनिक और निजी निकाय और शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो ध्वज का प्रदर्शन कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन हाँ, जो निजी व्यक्ति हैं वो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ये जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ध्वज संहिता 3 भागों में डिवाइड है, और दूसरा ये है कि प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कुछ निर्धारित सीमा के अलावा सार्वजनिक निजी निकायों और शैक्षणिक संस्थानों को कोई प्रतिबंध नहीं है ध्वज फहराने पर। साथ ही साथ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ध्वज का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला टॉपिक है चुनाव व्यय सीमा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत प्रत्येक उम्मीदवार को नामित होने की तारीख और परिणाम की घोषणा की तारीख के बीच किए गए सभी खर्चों का एक अलग और सही हिसाब रखना होगा। क्या करना होगा कि पहली बात तो ये प्रावधान कहाँ है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 में। और किस मतलब क्या रखना होगा, सब खर्चों का एक अलग हिसाब और सही हिसाब रखना होगा। कब से कब तक, नामित होने की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख के बीच आपने जितना पैसा खर्च किया है उसका सही और उचित हिसाब रखो, उसे चुनाव आयोग को देना पड़ता है। सभी उम्मीदवारों को चुनाव पूरा होने के 30 दिन के भीतर अपने खर्च का विवरण चुनाव आयोग को प्रस्तुत करना होता है। ठीक है। गलत हिसाब या अधिकतम सीमा से अधिक खर्च करने पर चुनाव आयोग द्वारा उस उम्मीदवार को PAR जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। मतलब चुनाव व्यय सीमा में क्या है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 में ये कहा गया है कि भैया देखो, नामित होने और परिणाम की घोषणा के बीच आप जितना पैसा खर्च किए हो उसका एक हिसाब रखो, क्योंकि वो हिसाब आपको चुनाव आयोग को देना है 30 दिन के भीतर। 30 दिन के चुनाव परिणाम की मतलब चुनाव हो जाने के बाद 30 दिन के भीतर आप दोगे। और अगर गलत हिसाब दिए या अधिकतम सीमा से अधिक खर्च किए हो तो आपको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मतलब 3 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। तो ये था हमारा जनवरी 2022 का राज्य व्यवस्था का करंट अफेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए